together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Amozish. दोस्तों आदाब, मैं हूं डॉक्टर अफरोज ज़हीर और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश. आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है विजुअल लिटरेसी यानी बसरी ख़वानदगी. हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अमान उबैद सर, एसोसिएट प्रोफेसर निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी. सर आपका खैर मकदम है. शुक्रिया. इससे पहले कि हम सर से सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मुख्तसर में सर का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. डॉक्टर सैयद अमान उबैद एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम में अंजाम दे रहे हैं. सर को 10 साल से ज़ायद का तदरीसी तजर्बा है. सर इससे कबल शोबे तालीम व तरबियत मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे. सर की किताबें और मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसाइल व जराइद में कौमी और आलमी पैमाने पर शाये हो चुके हैं. सर मुख्तलिफ़ सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में बहैसियत रिसोर्स पर्सन के अपनी खिदमात अंजाम देते रहते हैं. आइए हम सर से बसरी ख़वानदगी के ताल्लुक़ से बात करते हैं. सर सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि अगर हम विज़ुअल लिटरेसी की बात करते हैं तो विज़ुअल लिटरेसी क्या है और हम इसको कितनी किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं? विजुअल लिटरेसी बसरी ख़वानदगी पे बात करने से पहले मैं समझता हूँ ख़वानदगी पर बात करना बेहतर होगा जी बिल्कुल, ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है हम इसका सेट कर सकें. देखिए, ख़वानदगी रिवायती तौर पर लिखने और पढ़ने की सलाहियत को कहा जाता है जी कि जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़े और समझे और अपने ख़यालात का इजहार जो है अपनी राइटिंग में यानी लिखने के ज़रिए कर सके. तो रिवायती तौर पर लिटरेसी ख़वानदगी को सिर्फ लिखने और पढ़ने की इन दो सलाहियतों के हद तक महदूद रखा गया है. लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 30 से 40 सालों में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो एक हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है. जी बिल्कुल. देखिए, हम पहले देखते थे कि जो है रेडियो का दौर था, उसके बाद टीवी का दौर आया. तो आप जानते होंगे कि हमारे बचपने में पूरे मोहल्ले में एक या दो लोगों के पास जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और हम सब वहाँ पर जो है टीवी देखने के लिए जाया करते थे. लेकिन उसके बाद आप देखिए कि टीवी के बाद जो है ब्लैक एंड वाइट के बाद कलर टीवीज़ आए, उसके बाद फिर इंटरनेट का दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया, इंटरनेट का दौर आया, फिर अब सोशल मीडिया के दौर में है
और अब इस तरीके से टेक्नोलॉजी का ज़िंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है कि इंसानी ज़िंदगी के जो पहले तकाज़े थे, जो कहीं ना कहीं लिखने और पढ़ने तक के महदूद थे, वो अब लिखने और पढ़ने तक महदूद नहीं है, बिल्कुल, बल्कि उसके तकाज़े बहुत ज़्यादा वसी हो चुके हैं। और इस वजह से अब सिर्फ लिखने और पढ़ने की सलाहियतें जो है उनसे ज़्यादा हम तवक्को कर रहे हैं हाँ, हमारे स्टूडेंट से, हमारे सिटीजन से। तो सिर्फ लिटरेसी तक अब हम महदूद नहीं है, बल्कि अब लिटरेसी जो है मीडिया लिटरेसी हो चुकी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो चुकी है, सिविक लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, कल्चरल लिटरेसी है। तो इस तरीके से लिटरेसी के कई सारे अक़साम हो चुके हैं। अच्छा। और उनकी ख़वानदगी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ख़वानदगी हम पैदा नहीं कर सके तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छे शहरी हम नहीं बना पाएंगे। यानी अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो लिटरेसी को हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और सबका नॉलेज होना सबके लिए ज़रूरी है, जैसे मीडिया लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी वगैरह वगैरह। अब मिसाल के तौर पर हम लेते हैं मीडिया लिटरेसी। देखिए, आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसको समझने की, सही और गलत की जो है तमीज़ करने की सलाहियतें होनी चाहिए। वरना प्रोपेगेंडे का दौर ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि कहीं पर कोई अफवाह फैल गई, लोगों ने जाकर किसी की दुकान तोड़ दी, किसी का कत्ल कर दिया, किसी को जो है किसी पर हमला कर दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है वो फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहे। और जो न्यूज़ आ रही है उसके कंटेंट का मकसद क्या है और उसका क्या असर हो सकता है अवाम पर, लोगों की ज़िंदगी पर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया के ज़रिए जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी कंटेंट है, वो कंटेंट समझना और जितना उसमें से आपके लिए इस्तेमाल यानी आपके लिए यूज़फुल है उसी को इस्तेमाल करना, बाकी की चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, मैं समझता हूँ ये मीडिया लिटरेसी है। उसी तरीके से आप समझेंगे कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मालूमात का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, और इसमें मालूमात को हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप देखते होंगे कि लोग रास्ते पे आप जो है आपको पता पूछते नज़र आते हैं कि हमको फला जगह जाना है, बताइए इसका रास्ता कैसा। बिल्कुल। लेकिन अगर उनमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो तो अपना मोबाइल ओपन करेंगे, गूगल मैप में उस चीज़ को डालेंगे और आप रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे लोग जो है कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, सही है, ये पूछते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा टेबल होता है और वहाँ पर सारी चीज़ें, जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके नंबर्स, उनके टाइमिंग्स, हर चीज़ दी हुई, डिटेल दी हुई थी। आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, उन पर जो है अपडेट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग इन्फॉर्मेशन को कहाँ से हासिल करें और उसका कैसे इस्तेमाल करें ये नहीं जानते, और इस वजह से वो लोगों से पूछते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। आप देखेंगे कि सिविक लिटरेसी, शहरी ख़वानदगी, कि एक शहरी होने के नाते मेरे क्या फ़राइज़ है, मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे क्या हुकूक़ है, ये लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता। और हमारा हिंदुस्तान जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है, और ऐसे मुल्क में शहरियों में सिविक लिटरेसी, शहरी ख़वानदगी होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। आप देखेंगे कि इलेक्शन के दिन छुट्टी होती है और लोग वोट डालने नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या फ़राइज़ क्या है हमारे। तो आज लिटरेसी के जो है अलग अलग टाइप्स हो चुके हैं और लिटरेसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ चुके हैं। इस तरीके से हम अलग अलग लिटरेसी के जो है अक़साम देख सकते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे रुकेंगे सर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आमोज़िश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसी इन्वेंशन की कहानी जिसने फैक्ट्रीज को रफ्तार दी, रेलगाड़ियों को जिंदगी दी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक नई ताकत बख्शी, स्टीम इंजन। दोस्तों, स्टीम इंजन एक ऐसी मशीन है जो पानी को गर्म करके उससे भाप यानी स्टीम में बदलती है। ये भाप प्रेशर पैदा करती है और इसी प्रेशर की मदद से मशीन के पार्ट्स चलने लगते हैं। इसी प्रिंसिपल ने रेलगाड़ियों, फैक्ट्रीज और जहाजों को चलाना मुमकिन बनाया। लेकिन इस इन्वेंशन की कहानी एक ही दिन में शुरू नहीं हुई। साल था 1712। इंग्लैंड के इंजीनियर थॉमस न्यूकोमन ने पहला प्रैक्टिकल स्टीम इंजन बनाया। इसका इस्तेमाल खास तौर पर कोयले की खदानों से पानी बाहर निकालने के लिए किया जाता था। ये एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये इंजन बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च करता था। इसके बाद 1760 के दौर में जेम्स वॉट ने न्यूकोमन के इंजन का गहरा मुताला किया और उसमें कई अहम सुधार किए। उन्होंने सेपरेट कंडेंसर का आइडिया दिया, जिसकी वजह से स्टीम इंजन पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और ताकतवर बन गया। इसी इनोवेशन ने स्टीम इंजन को फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के लिए प्रैक्टिकल बना दिया। बाद में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन को रेलगाड़ियों के लिए और बेहतर बनाया। 1825 में उनकी लोकोमोशन नंबर 1 ने दुनिया की पहली पब्लिक स्टीम रेलवे पर सफलता से दौड़ लगाई। इसीलिए जॉर्ज स्टीफनसन को अक्सर फादर ऑफ रेलवेज भी कहा जाता है। स्टीम इंजन की वजह से फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, सफर तेज और आसान हो गया, सामान दूर दूर तक कम वक्त में पहुंचने लगा और दुनिया ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में तरक्की का एक नया दौर देखा। आज भले ही डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने स्टीम इंजन की जगह ले ली हो, लेकिन मॉडर्न रेलवेज और इंडस्ट्रीज की बुनियाद उसी इन्वेंशन ने रखी थी। तो दोस्तों, स्टीम इंजन सिर्फ भाप से चलने वाली एक मशीन नहीं थी, ये वो ताकत थी जिसने इंसानी मेहनत को मशीन की कुव्वत में बदला, फसलों को करीब लाया और दुनिया को इंडस्ट्रियल एज में दाखिल कर दिया। मैं हूं आरजे मुबैद और आज के हिस्ट्री मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में हम फिर लेकर आएंगे एक और इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की दिलचस्प कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम विजुअल लिटरेसी यानी बसरी ख़वानदगी पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद अमान उबैद सर, एसोसिएट प्रोफेसर DD मानू मौजूद हैं। सर, अभी आप ख़वानदगी और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में बता रहे थे, तो क्या ये जो भी अक़साम हैं, जैसे आपने मीडिया इंफॉर्मेशन या सिटीज़न लिटरेसी बताया, इसको हम विजुअल लिटरेसी में शामिल कर सकते हैं या विजुअल लिटरेसी को हम अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखिए, विजुअल लिटरेसी बसरी ख़वानदगी के माना ये है कि जो कुछ भी हम हमारी आँखों से देख रहे हैं जी, चाहे चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, चाहे वो विजुअल्स हो, रोड पर लगे हुए साइन बोर्ड्स हो, बिल्डिंग पर लगे हुए सिंबल्स हो, साइंस हो, या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर लगे हुए साइंस हो, साइन बोर्ड्स हो, है ना, जो कुछ भी हम हमारी आँखों से देख रहे हैं, चाहे वो वीडियोस हो, इन विजुअल कंटेंट को समझना, उनकी तशरीह करना और उनकी तख्लीक करने की सलाहियत को बसरी ख़वानदगी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और बसरी ख़वानदगी मीडिया लिटरेसी का भी हिस्सा हो सकती है, फाइनेंशियल लिटरेसी का भी हिस्सा हो सकती है, और डिजिटल लिटरेसी का भी हिस्सा हो सकती है, क्योंकि देखना जो है ये सीखने के अमल में
बहुत ज़रूरी है। बहुत। अगर हम नहीं देख रहे किसी चीज़ को तो हम उस चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। तो सीखने के अमल में देखने का अमल एक बुनियाद की हैसियत रखता है, अहम रोल अदा करता है, हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि देखेगा तो सीखेगा इंडिया। सीखेगा, आप देखेंगे किसी चीज़ को तभी उस चीज़ को अच्छी तरीके से आप सीख सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बसरी खानदगी में कौन कौन सी मुख्तलिफ सलाहियतें शामिल होती हैं? देखिए, बसरी ख़वानदगी में कई सारी सलाहियतें हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन करना, यानी किसी चीज़ को तसव्वुर करना। आप मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि जब क्लासरूम में टीचर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ाता है जी, ये जो है सूरज की शुआओं से कैसे पानी जो है गर्म हो रहा है, उसकी वो भाप में तब्दील हो रहा है, फिर उसका कंडेंसेशन हो रहा है, वो हवा के ज़रिए ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ पर जो है वो पानी में तब्दील हो रहा है, और फिर बारिश के ज़रिए फिर जो है वो ज़मीन पर आ रहा है, फिर वही पानी जो है दरियाओं के ज़रिए समंदर में मिल रहा है। तो ये जो वाटर साइकिल है, आप उसको जो है तसव्वुर करते हैं, आपके जहन में खाका बनता है, और जब भी अब वाटर साइकिल का नाम लिया जाएगा ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आती हैं, गुजर जाएंगे। सही है। तो ये विजुअलाइजेशन है। हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको तसव्वुर करते हैं, तो ये एक विजुअलाइजेशन है। दूसरा है क्रिटिकल व्यूइंग, यानी तनकीदी निगाहों से उसको देखना। हाँ। जैसे कि आप जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके जहन में आता है कि ये न्यूज़ किस चीज़ के बारे में बताई जा रही है, इसमें किसकी कितनी हकीकत हो सकती है, और इसमें से मुझे क्या लेना चाहिए, इसका क्या मकसद हो सकता है ना। तो हम क्रिटिकल व्यू, हम जिस चीज़ को भी देखते हैं हम उसका क्रिटिकल जायज़ा हम लेते हैं कि कितनी सही है, कितनी सही है, कितनी गलत है। विजुअल रीजनिंग, जिसे बसरी इस्तदलाल कहा जाता है, कि अगर एक ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में क्या विजुअल डेटा, क्या विजुअल इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप किसी एक टेबल को देख रहे हैं तो उस टेबल को देखकर आप उसमें जो टेबुलर इंफॉर्मेशन है, टेबुलर डेटा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विजुअल रीजनिंग, जो कुछ बता गया है उससे हम इंफॉर्मेशन, मालूमात अख्ज़ करने की कोशिश करते हैं खुद से। हाँ। फिर उसके बाद है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, हम चीज़ों के दरमियान फ़र्क करते हैं, है ना, जानदार बेजान के दरमियान फ़र्क, कलर के दरमियान फ़र्क, कपड़ों में फ़र्क, हर चीज़ में हम क्या करते हैं, फ़र्क करते हैं। तो ये फ़र्क करने की जो सलाहियत है, ये एक बुनियादी सलाहियत है विजुअल लिटरेसी में। विजुअल थिंकिंग, बसरी सोच, ये भी एक सलाहियत है कि हम विजुअली सोचते हैं। जैसे कि अब एक माइंड मैप बनाया गया है जी, तो उस माइंड मैप में जितने भी कनेक्शंस है वो हम सोचते हैं इसका क्या कनेक्शन है, इस चीज़ का, इस कॉन्सेप्ट का फला चीज़ से क्या कनेक्शन है ना। प्रोजेक्ट के आइडियाज़ को हम माइंड मैप के ज़रिए पेश करते हैं, तो माइंड मैप को देखने के बाद उस प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया हम जो है समझ जाते हैं, हमारे जहन में आ जाता है जी। उसके बाद विजुअल एसोसिएशन, इसको बसरी एसोसिएशन भी कहा जाता है। मैं आपसे आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट रखूँगा, आपके सामने क्या तस्वीर आती है, क्या चीज़ें आती हैं, वो आप मुझे बताइए। यानी आप किन चीज़ों से उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, ये वर्ड सुनने के बाद आपकी नज़रों के सामने क्या चीज़ आ रही है। जैसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हमारे जो है नज़रों के सामने झाड़ आ जाता है, और कैसे वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए अपनी ग़िज़ा खुद बनाता है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। जैसे हम कहते हैं फेसबुक, तो फेसबुक का लोगो हमारे सामने आ जाता है। जैसे कहते हैं हम KFC, तब KFC सुनते ही KFC में जो कुछ भी खाने की चीज़ें मिलते हैं वो सारे हमारे जहनों में आ जाती हैं। तो ये विजुअल एसोसिएशन है। जब हम सीखते हैं तो हम विजुअल्स को इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, और ये हमारे जहन में जो है हम उसको ज़हनशीन कर लेते हैं, वो हम कभी भूलते नहीं। विजुअल रिकंस्ट्रक्शन, हम विजुअल, इसको बसरी तामीर भी कहते हैं, हम विजुअल सीन्स को रिक्रिएट करते हैं। देखिए, बच्चे अगर कोई जो है वीडियो लेसन देखते हैं या कोई फ़िल्म देखते हैं, उसके बाद वो उस फिल्म को दोबारा जो है अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे जो है हीरो हीरोइंस के एक्शंस थे, कैसे वो डांस करते थे, कैसे हुक स्टेप्स थे,
मैं ऐसी मिसालें दे रहा हूँ ताकि आजकल ये सारी चीज़ें जो है बहुत आम हो चुकी हैं, और ऐसी मिसालें देने से ही जो है बच्चों को वो चीज़ें पसंद आती हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई वारदात होती है उसको फिर से रिक्रिएट किया जाता है ताकि उसको अंदाज़ा लगाया जा सके कैसे चीज़ें जो है हुई होंगी। तो रिकंस्ट्रक्शन, हम जब किसी की नकल करते हैं तो हम रिक्रिएट करते हैं, जो कुछ हम देखते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब छोटे बच्चे जो है बड़ों की नकल करते हैं, आपने देखा होगा, चाहे उनके चलने की नकल हो, चाहे उनके बोलने की नकल हो, चाहे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हो, गेस्चर्स हो, तो ये सारी चीज़ें हम रिक्रिएट करते। तो ये एक बुनियादी उसकी सर, हम यहाँ पे रुकेंगे सर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्दी फिर लौटेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. You don't write because you want to say something. You write because you have something to say. F. Scott Fitzgerald. तीन रिश्ते तीन वक्तों में पहचाने जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, बीवी गुर्बत में, दोस्त मुसीबत में। मशहूर कॉल। दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। शांति कुंज, हरिद्वार। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम बसरी खानदगी के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अमान उबैद सर। सर, अभी आप बसरी खानदगी में कौन कौन सी सलाहियतें शामिल होती हैं उस पर आप डिस्कस कर रहे थे, तो क्या कुछ ऐसी और भी सलाहियतें हैं जिनको हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इन सलाहियतों का होना एक तलबा के लिए ज़रूरी है अगर वो विजुअल लिटरेसी कर रहे हैं तो? हाँ, देखिए, इसमें और एक सलाहियत है जिसको कहा जाता है कि विजुअल कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग आउट ऑफ विजुअल्स। जो कुछ भी हम विजुअल्स देख रहे हैं उससे माने अख्ज़ करना, जो कुछ भी सामने बताया जा रहा है उससे सीखना। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़ोटो स्टोरी बताई जा रही है तो स्टोरी में फ़ोटोज़ भी दिए हुए हैं और साथ में टेक्स्ट भी दिया हुआ है, तो टेक्स्ट और फोटो दोनों को देखकर पढ़कर जो है उससे माने अख्ज़ करना ये ज़रूरी है।
और फिर उसमें क्रिएटिंग विजुअल्स, हम खुद भी विजुअल्स क्रिएट करते हैं, हम खुद भी विजुअल कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए एक आम कम्युनिकेशन में 10 से 20% सिर्फ ज़बान के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है जी। 80% जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे गेस्चर्स, ये जो है कम्युनिकेशन का 80% हिस्सा होता है। जी बिल्कुल। तो ज़बान का रोल 20% है और विजुअल्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का 80% रोल है। हाँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक मैंने जितनी भी ये सलाहियतें बताई, ये बुनियादी सलाहियतें हैं, इन सबको मिलाकर विजुअल लिटरेसी कहा जाता है। और ये सारी सलाहियतें बच्चों में पैदा करने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो देखने की सलाहियत को अपने अंदर पैदा कर सके। देखिए देखना अपने आप में एक सलाहियत है और उसकी बुनियाद पर उनको तालीम हासिल करना, चीज़ों को सीखना आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर उनके अंदर विजुअल लिटरेसी और ये तमाम सलाहियतें पाई जा रही हैं तो। जी बिल्कुल सही। तो ये किस तरीके से सर तलबा के लिए फ़ायदेमंद है विजुअल लिटरेसी? किस हद तक तलबा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर उनके अंदर ये सलाहियतें पैदा की जाएँ तो? देखिए कई सारे रिसर्चर्स हो चुके हैं, उनके फाइंडिंग्स हैं। अच्छा। मैं कुछ रिसर्चर्स के फाइंडिंग्स आपको बताना चाहूँगा। देखिए 65 लर्नर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में वो विजुअल लर्नर्स होते हैं। जी बिल्कुल। जैसे अलग अलग टाइप्स के लर्नर हैं। ऑडिटरी लर्नर्स जो सुन के सीखते हैं, ऐसे लर्नर्स होते हैं जो करके सीखते हैं। बिल्कुल। ऐसे लर्नर्स होते हैं जो पढ़ के सीखते हैं। लेकिन ऐसे लर्नर्स जो देख कर सीखते हैं उनकी तादाद, उनका परसेंटेज जो है 65% होता है पूरे क्लासरूम में। यानी एक बड़ी तादाद। हमारे जो 90% इंफॉर्मेशन जो हमारे जहन में, हमारे ब्रेन में जाती है वो विजुअल होती है। हमारी जो विजुअल मेमोरी है वो हमारी वर्ड मेमोरी से कई गुना ज़्यादा होती है। अच्छा। जब भी हम कोई चीज़ जो है वीडियो की शक्ल में देखते हैं तो उससे हम 90% जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्स करते हैं और उसको महफूज करके रखते हैं, वो हम भूलते नहीं। जी। इसके बरखिलाफ अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका सिर्फ 10% हिस्सा हमको याद में बचा रहता है। जी बिल्कुल। तो इससे ये बात हमको पता चलती है कि देख कर सीखना ये जो है क्या कहेंगे, हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। और इस वजह से आप देखेंगे कि यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ऐसे जितने भी वीडियो के प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर रोज़ाना करोड़ों अरबों वीडियोस देखे जा रहे हैं। जो वीडियो बेस्ड लर्निंग की जो मार्केट है वो करोड़ों अरबों में जाकर पहुंच चुका है। ये तो हकीकत है। हम भी जब खोलते हैं तो वीडियो देखते देखते वक्त का पता नहीं चलता। आज बच्चे एनिमेशन के ज़रिए सीखना पसंद कर रहे हैं। आज बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए सीखना पसंद कर रहे हैं। आज बच्चे जो है यूट्यूब के ज़रिए सीखना पसंद कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल हो रहा है, यानी फेस टू फेस के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए की जा रही है क्योंकि वो चीज़ बच्चों को पसंद है, वो उनका सीखने का तरीका है। हम स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन के दौर में हैं जहाँ पर बच्चे जिस तरीके से सीखते हैं उसी तरीके से उनको सिखाया जाता है। और ये मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है और हम असातिज़ा को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे देखकर सीखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको चीज़ें बताएं, विजुअल्स बताएं और उनके ज़रिए पढ़ाएं। तो ये बच्चों के जहन में हमेशा रहता है। देखिए याद करने का और रेक्टिफिकेशन का दौर अब ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है और उन कॉन्सेप्ट्स का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इतलाक़ है, क्या एप्लीकेशन है, उसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो सर अगर असातिज़ा की आपने बात की कि असातिज़ा को उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जिसके ज़रिए तलबा ज़्यादा सीखते हैं, तो अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में असातिज़ा इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बसरी खानदगी को? जी, मैंने जैसे पहले कहा कि देखेगा तो पढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को दिखाइए और सबसे पहली जो चीज़ है कि जो टेक्स्ट बुक्स हमारे पास है उस टेक्स्ट बुक्स में जो विजुअल्स दिए गए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम करें। जी। होता ये है कि क्लासरूम में टीचर जो है उन विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं करते।
चाहे वो एक ड्राइंग की शक्ल में हो, डायग्राम की शक्ल में हो, टेबल की शक्ल में हो, ग्राफ की शक्ल में हो। आप आज से 20 साल पहले देखेंगे आप तो किताबों में एक भी तस्वीर नजर नहीं आती थी, बिल्कुल। लेकिन आज किताबें इतनी कलरफुल हो चुकी हैं और पिक्चर से, अलग अलग किस्म के विजुअल से बिल्कुल वो लबरेज है। कोई एक पेज भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिसमें साइंस का, सिंबल्स का, तस्वीर का इस्तेमाल ना किया गया। तो इन टेक्स्ट बुक्स में जो विजुअल्स दिए गए हैं उनका पूरा इस्तेमाल करें, बच्चों से उन पर सवालात पूछें, डिस्कशन करें, और जो विजुअल्स जो है टेक्स्ट बुक में नहीं है वो विजुअल्स खुद से बनाएं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाएं, आप वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ें जो बच्चों के अटेंशन को आपकी तरफ खींचेंगी उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और ये विजुअल्स इसमें बहुत जो है मदद करते हैं एक टीचर को। जी सर, बिल्कुल। आप अगर किसी म्यूज़ियम में बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं और आपसे ये पॉसिबल नहीं है, तो आप आजकल बहुत सारे म्यूज़ियम्स जो है वर्चुअल टूर करा रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बच्चों को वर्चुअल टूर करा सकते हैं उन म्यूज़ियम्स का, और उनमें रखी हुई जितनी भी वो पुरानी चीज़ें हैं उनसे जो वो बच्चों को दिखा सकते हैं, उनके बारे में मालूमात दे सकते हैं। जी सर, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू शायरी के इब्तिदाई दौर के मशहूर शायर शाह मुबारक आबरू से। शाह मुबारक आबरू का जन्म तकरीबन 1685 में हुआ और उनका शुमार उर्दू जबान के उन अव्वलीन शुआरा में होता है जिन्होंने रेख्ता यानी इब्तिदाई उर्दू शायरी को फरोग दिया। दिल्ली की अदबी फिजा में परवान चढ़ने वाले आबरू ने अपने कलाम के जरिए उर्दू गजल को एक नई पहचान बख्शी। आबरू की शायरी में इश्क, हुस्न, नज़ाकत और दिल्ली की तहजीब का दिलकश रंग नजर आता है। उनका अंदाज़े बयान सादा होने के बावजूद पुरकशिश था। उन्होंने आम जिंदगी के एहसासात को बड़ी सलीके और खुलूस के साथ अपनी गजलों में समोया। आइए उनके चंद मशहूर आशार सुनते हैं। आज यारों को मुबारक हो कि सुबह ईद है, राग है, मैं है, चमन है, दिलरुबा है, दीद है। और एक और दिल नशीन शेर, आबरू क्या खाक गुलशन पर करेगा आशियां, बिजलियां जिस बाग में गिरती हों बार बार। शाह मुबारक आबरू का कलाम उर्दू शायरी के उस दौर की याद दिलाता है जब जबान अपनी तकमील के मराहिल तय कर रही थी। उनकी शायरी ने आने वाले शुआरा के लिए राह हमवार की और उर्दू अदब की खजानी को मालामाल किया। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 FM का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम बसरी खानदगी यानी विजुअल लिटरेसी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अमान उबैद सर, एसोसिएट प्रोफेसर निज़ामत फ़ासलाती तालीम मानू। सर, अभी आप असातिज़ा किस तरीके से विजुअल लिटरेसी का इस्तेमाल कमरे जमात में कर सकते हैं उस पर आपने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की। अगर ज़बान की तदरीस के हवाले से हम बात करें तो बसरी खानदगी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है? जी देखिए, मैं आजकल जब किताबें देखता हूँ ख़ास तौर से लैंग्वेजेस की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि विजुअल्स के बग़ैर ज़बान की तदरीस, लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इतने ज़्यादा पैमाने पर विजुअल्स का इस्तेमाल लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक में किया गया। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर मैं तेलंगाना स्टेट की किताबों का आपको मिसाल देता हूँ कि हर चैप्टर एक विजुअल से शुरू हो रहा है, एक फ़ोटो से शुरू हो रहा है और उस फोटो पर थीम बेस्ड इंटरेक्शन कराया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर है द अनलकी फेस। जी, इसमें सुपरस्टिशंस के बारे में बात की गई है। अच्छा। और वो अनलकी फेस की जो शुरुआत की गई है वो एक चैप्टर एक पिक्चर से की गई। अच्छा। और बच्चों से कहा जा रहा है कि इस पिक्चर को देखिए और उस पिक्चर के नीचे कुछ सवालात दिए गए हैं। अच्छा। उस पर डिस्कशन करें। उसमें दिया गया है कि एक लड़का जो है रास्ते से गुजर रहा है और उसके सामने से बिल्ली जो है जा रही है। जी। अब इस पर डिस्कस देखिए, थीम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी किसी थीम को अगर स्टार्ट करना है, उस पर इंटरेक्शन स्टार्ट करना है तो वो एक पिक्चर के जरिए किया जा रहा है। विजुअलाइजेशन किया जा रहा है। अगर जंक फूड की बात की जा रही है उस चैप्टर में तो जंक फूड्स को बताया जा रहा है। जी। अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है तो उसकी चीज़ को बताया जा रहा है। बिल्कुल। जो LSRW जो स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, हर स्किल को विजुअल्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। जब आप बच्चे रीडिंग करना सीख रहे हैं तो वो कुछ वर्ड्स सीख रहे हैं और उसके बाद में जो है जहाँ पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जहाँ पर एनिमल्स हैं, वहाँ पर वर्ड्स नहीं दिए गए बल्कि उनके पिक्चर्स दिए गए। दिस इज़ अ मैंगो, यहाँ पर दिस इज़ अ लिखा हुआ है और जहाँ पर मैंगो चाहिए वहाँ पर मैंगो का पिक्चर दिया गया। जी सर। दिस इज़ अ ट्रेन, तब ट्रेन की जगह ट्रेन TRAIN स्पेलिंग नहीं दी गई है बल्कि ट्रेन की पिक्चर दी गई है। तो इस तरीके से रीडिंग में इंटीग्रेट किया गया है। स्पीकिंग, रीडिंग, हर स्किल के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। अच्छा। ग्रामर में प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए, अदर आइटम्स ऑफ टेंसेस पढ़ाने के लिए वहाँ पर इमेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल बहुत सारे आप वीडियोस देखेंगे जिसमें वीडियोस के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए टेंसेस और ग्रामर के दीगर आइटम्स पढ़ाने को जो है पढ़ाए जा रहे हैं। वोकैबुलरी, आज आप देखेंगे कि हमारे पास पिक्चर डिक्शनरीज अवेलेबल हो चुकी हैं। हाँ। किताबों में जो है वोकैबुलरी को एक्सप्लेन करने के लिए, पढ़ाने के लिए पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टडी और इंफॉर्मेशन स्किल सिखाने के लिए भी विजुअल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी इसको मतलब एक तरीके से ज़बान के हर एक पहलू को उजागर करने के लिए और बच्चों को उनको सिखाने के लिए हम तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मुख्तसर में कि अगर हम बसरी खानदगी को इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको बढ़ावा देने की बात कर रही है तो क्या इसको तदरीस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चैलेंजेस इस तरीके के हमारे सामने पेश आ सकते हैं क्या बसरी खानदगी को इस्तेमाल करने में? जी बिल्कुल आ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि रिसोर्सेस अवेलेबल ना हो, या आप देखेंगे कि दूर दराज के जो इलाके हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है ना, जो पढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्लासरूम में वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसे वक्त में ये दुश्वारी टीचर्स को आ सकती है कि वो कैसे विजुअल्स को बताएं। स्कूल्स में टीचिंग एड्स नहीं होते हैं, है ना,
तो ऐसे वक्त में टीचर को सिर्फ टेक्स्ट बुक विजुअल्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बिल्कुल। विजुअल्स जब हम बताते हैं तो उस पर स्टूडेंट इंगेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को उन विजुअल्स के बारे में सवालात पूछने हैं, उस पर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में जब बच्चे इंगेज हो जाएंगे तो क्लासरूम में बच्चे आपस में बातें करेंगे ना, एक शोर शराबा हो सकता है। तो ऐसे वक्त में क्लास कंट्रोल करने में टीचर को दिक्कत आ सकती है। लेकिन जितना ज़्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल होगा और बच्चों को इन चीज़ों की आदत हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, आजकल हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग का जो है फुकदान है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, विजुअल्स दिए गए हैं, लेकिन उन विजुअल्स को एक्टिविटीज़ के साथ कैसे जोड़े, उन विजुअल्स को लैंग्वेज स्किल्स के साथ कैसे जोड़े, उन विजुअल्स को कंटेंट के साथ कैसे जोड़े, ये टीचर्स को समझ में नहीं आता और वो ऐसे समझते हैं कि जैसे जगह पुर करने के लिए उन विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया। जी बिल्कुल। वो अपनी टीचिंग में उन विजुअल्स का इस्तेमाल नहीं करते। यानी बहुत सारे और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं कि भाई अगर आप प्रोजेक्टर हैं, अब प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, आपके पास वाइट बोर्ड दिया गया है, डिजिटल बोर्ड है, लेकिन उसका इस्तेमाल टीचर को करना नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त में टीचर को दिक्कत हो सकती है। फिर एक चीज़ ये होती है कि टेक्स्ट और विजुअल इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन और विजुअल इन्फॉर्मेशन, इन दोनों में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा पीरियड विजुअल पे ही चला जा रहा है, अब टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और एक ये भी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और विजुअल्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। टेक्स्ट और विजुअल दोनों इन्फॉर्मेशन को आप साइड बाय साइड एक साथ जो है लेकर जाए, दोनों को इंटीग्रेट करें ताकि वो चीज़ जो है बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में भी आए और वो उसको जहन नशीन कर ले, उसको कभी ना भूले। जी सर, बिल्कुल सर। ये बहुत सारे हमारे साथ चैलेंजेस जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, चाहे टाइमिंग की बात हो, चाहे बैलेंस की बात हो या सलाहियत की बात हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और विजुअल लिटरेसी यानी बसरी ख़वानदगी पर एक तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हमने विजुअल लिटरेसी के हवाले से बात की। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, आदाब। You were listening to Amozish on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।